वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत कैसे बना इंडिया। भारत संविधान सभा ने अनुच्छेद 1 पर क्या चर्चा की थी, तो इसके बारे में इंडिया नहीं भारत G20 में भारत के राष्ट्रपति कहे जाने वाले राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद यह चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है कि ऐसे में देश के नाम के पीछे का सफ़र को जानना और समझना अब हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे देश के प्राचीन काल से ही अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भरतखंड, हिमवर्ष, आर्यवर्त, जबकि अपने समय के इतिहासकारों ने हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए, लेकिन इसमें से भारत का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? इंडिया नाम का एक समृद्ध और दिलचस्प इतिहास रहा है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। प्रारंभ में इंडिया या सिंधु जैसा कोई शब्द नहीं था, यह सब सिंधु नाम से शुरू हुआ। आर्य लोग, जो मूल रूप से इंडो ईरानी थे, महान नदी सिंधु को सिंधु कहते थे, जो एक संस्कृत शब्द है। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व की समयावधि के दौरान फारसी आक्रमणकारी आए और सिंधु नदी को हिंदू कहना शुरू कर दिया, जो फारसी समकक्ष था। इससे नदी के नाम हिंदू नाम जुड़ने की शुरुआत हुई। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उस समय हिंदू नदी का प्रतिनिधित्व करता था, धर्म का नहीं, जैसा कि आज हम समझते हैं। फारसी आक्रमणकारियों का प्रभाव यही समाप्त नहीं होता। जो एक यूनानी खोजकर्ता जिसे फारसी सम्राट ने नियुक्त किया था, ने सिंधु नदी की खोज की और सभ्यता नदी के लिए फारसी नाम अपनाया और इसे यूरोप में यूनानियों तक पहुंचाया। यह 550 ईसा पूर्व और 450 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ग्रीक भाषा में अपनी बोलियों में एच ध्वनि के लुप्त होने के कारण धीरे धीरे नाम को हिंदू से इंडोस में बदल दिया। समय के साथ यह भारत में विकसित हुआ, जैसा कि आज हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त यूनानियों ने निचले सिंधु बेसिन में रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए इंडियन शब्द भी गढ़ा। सिकंदर महान के समय तक उसके साथी उत्तर भारत से लेकर गंगा डेल्टा तक से परिचित थे। बाद में 356 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान एक यूनानी भूगोलकर्ता और राजदूत मेगास्थनी ने भारत की अपनी परिभाषा में दक्षिणी प्रायद्वीप को शामिल किया। समय के साथ सिंधु और हिंदू नामों में हिंदुस्तान शब्द को जन्म दिया, जो हिंदुओं की भूमि को संदर्भित करता है। यह वर्तमान भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को शामिल करने वाले सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतीक है। निष्कर्षतः इंडिया नाम की जड़ें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी से मिलती है। नाम को आधुनिक रूप देने में फारसी और यूनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंधु, हिंदू, इंडोस और भारत सभी नाम भारत की पहचान के समृद्ध टेपेस्ट्री में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। भारत नाम कैसे पड़ा? भारत नाम क्यों? भारत का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, जो देश समुद्र के उत्तर बर्फीले पर्वतों के दक्षिण में स्थित है, उसे भारत कहा जाता है। वहाँ भरत के वंशज रहते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब ऋषभ देव वन छोड़कर चले गए तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकार दिया, जिसके कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आम बोलचाल में भी हम इस बात को बार बार दोहराते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा पूरा देश रहता है। यह भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक है। भरतखंड वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सहित कई अन्य वैदिक ग्रंथों में भरतखंड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है भारत का हिस्सा, यानी भारत की भूमि। आर्यवर्त, ऐसा कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। वे समुद्री मार्ग से जहां पहुंचे थे और इस देश को आर्यों ने बसाया था। इसी कारण इस देश को आर्यव्रत या आर्यों की भूमि कहा गया है। हिमवर्ष, भारत को पहले हिमालय के नाम से हिमवर्ष भी कहा जाता था। वायु पुराण में उल्लेख है कि बहुत समय पहले भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? तो हिंदुस्तान नाम कहा जाता है कि मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे सा अक्षर का उच्चारण हाँ करते थे। इस प्रकार सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। इससे देश का नाम समय के साथ हिंदू शब्द का प्रयोग हिंदुस्तान के लिए किया जाने लगा। संविधान सभा में कैसे चुना गया? 1948 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बहस को देश के नाम पर चर्चा द्वारा चिन्हित किया गया था। 17 नवंबर 1948 को बहस शुरू होने वाली थी, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत के सुझाव पर इसे स्थगित कर दिया गया। 17 सितंबर 1949 को
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 1 का अंतिम संस्करण सदन में प्रस्तुत किया था। इस संस्करण में देश के नाम के रूप में भारत और इंडिया दोनों शामिल थे। हालांकि ऐसे कई सदस्य थे जिन्होंने इंडिया के उपयोग से असहमति व्यक्त की। उनका नाम मानना था कि यह देश के औपनिवेशिक अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। एक सदस्य जबलपुर से सेठ गोविंद दास ने भारत को इंडिया के ऊपर रखने का समर्थन किया। कई सदस्यों ने यह भी मांग की कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इंडिया अंग्रेजी भाषा में भारत का विकल्प था। दास ने तर्क दिया कि हमारे देश का नाम इंडिया भारत रखा गया है। यह संतुष्टि की बात है कि भारत नाम अपनाया गया है, लेकिन इस तरह से वहाँ रखा गया है, इससे हमें पूरी संतुष्टि नहीं मिली है। इंडिया भारत एक अजीब नाम है। उन्होंने इसके स्थान पर भारत को विदेशियों में भी इंडिया के नाम से जाना जाता है शब्दों का उपयोग करने का सुझाव दिया। संयुक्त प्रांत के श्री अलगू राय शास्त्री ने कहा कि महोदय, यह मेरे लिए अत्यंत दुख और अत्यंत अफसोस की बात है कि हम इस देश में गुलाम मानसिकता से ऊपर नहीं उठे और हमारे स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि हमारे देश का नाम क्या होगा। मुझे लगता है श्रीमान, दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिनका नाम वरेगा, नाम जो बनेगा जैसा कि हमने अपनी भूमि को दिया है, यानी इंडिया यानी भारत। श्रीमान, सच तो यह है कि यह कोई नाम ही नहीं है और हम इसे उचित नाम देने से बहुत बुरी तरह विफल रहे हैं। श्रीमान, मेरी भावना यह है कि अपने आप में एक सुंदर प्रकार वाला यह संविधान राम के नाम के अभाव के कारण, इस कमी के कारण अपना अधिकांश मीठा स्वाद खो चुका है और यह कई हनुमानों को स्वीकार्य नहीं होगा। जो खंडू भाई के देसाई ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने खुद को ठीक कर लिया है। अब हमें हमारा प्राचीन भारत मिल गया है। जहाँ तक देश के नाम का सवाल है तो संविधान में इंडिया भारत शब्द दिया गया है और मेरे कुछ दोस्तों को इस शब्द पर आपत्ति जताई है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे इस पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है। यह सत्य है कि हम शेष विश्व में थलग नहीं रह सकते। इंग्लैंड और शेष विश्व के साथ हमारे सदियों पुराने संबंध है। विश्व हमें सदैव भारत के नाम से ही जानेगा, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे दिल और आत्मा में हमारा देश हमेशा भारत ही रहेगा। इसलिए हमारे देशवासियों के साथ साथ बाहरी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडिया और भारत शब्द को कोष्ठक में रखा गया है। दुनिया हमें इंडिया कहेगी और हम खुद भारत कहलाएंगे। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम का सम्मिश्रण होगा। हरि विष्णु कामत ने अपने तर्क का समर्थन के लिए आयरिश संविधान का उदाहरण दिया कि इंडिया केवल भारत का अनुवाद था। उन्होंने 1937 के आयरिश संविधान का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि राज्य का नाम आयर है या अंग्रेजी भाषा में आयरलैंड है। कामत ने प्रस्ताव दिया कि भारत को भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करते हुए हरगोविंद पंत ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तरी भारत के लोग दृढ़ता से भारतवर्ष नाम को पसंद करते हैं और कुछ नहीं। पंत के कुछ सदस्यों के इंडिया नाम से प्रति लगाव, विदेशी शासन के साथ इनके जुड़ाव की आलोचना की। उनका मानना था कि इंडिया नाम से चिपके रहने का अर्थ यह होगा कि वे विदेशी शासकों द्वारा उन पर थोपे गए अपमानजनक शब्द से शर्मिंदा नहीं हैं। जबकि दास ने विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख किया, जिसमें भारत का उल्लेख था। अन्य ने 7वीं शताब्दी में चीनी जाति हैंग त्सांग का उल्लेख किया, जिन्होंने देश को भारत के रूप में संदर्भित किया। दास ने तर्क दिया कि देश का नाम भारत रखने से इसकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। उनका मानना था कि नाम से देश का इतिहास और संस्कृति झलकनी चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक का भी उल्लेख किया जिसका उद्देश्य यह साबित करना था कि इंडिया भारत से अधिक प्राचीन था, जिससे वे असहमत थे। कामत ने ग्रंथों से प्राप्त संभावित नामों के रूप में भारत, भारतवर्ष या भारत भूमि का सुझाव दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत नाम से उत्पत्ति से इतिहासकारों, भाषा शास्त्रियों को अलग अलग राय थी। पूरी बहस के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार कहा कि भारत नाम के सवाल का सदस्यों से विरोध नहीं किया। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि वे केवल इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या इंडिया के बाद भारत आना चाहिए। अंबेडकर का मानना था कि
सभ्यतागत बहस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस काम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिसे करने की आवश्यकता है। अंत में देश के नाम के प्रस्ताव को अपनाया गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दोनों को शामिल करने की स्वीकृति को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया, जून 2020 में एक जनहित याचिका PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया जिसमें भारत का आधिकारिक नाम बदलकर भारत करने की मांग की। भारत की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े और जस्टिस AS बोपन्ना और हरिकेश रॉय की खंडपीठ ने ऐसी याचिकाओं की आवश्यकता पर सवाल उठाया जब संविधान पहले से ही भारत को भारत के रूप में स्वीकार करता है। मामले को बंद करते हुए बेंच ने फैसला सुनाया कि याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाना चाहिए और उचित मंत्रालय द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह निर्णय 2014 में इसी तरह की एक जनहित याचिका को प्रतिबिंबित करता है, जब शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता निरंजन भटवाल ने अपनी याचिका की एक कॉपी के साथ भारत के प्रधानमंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा जिसमें उचित कार्रवाई का अनुरोध किया गया। हालांकि सरकार ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और भटवाल को अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया। भटवाल कायम रहे और 2015 में अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट लौट आए। दुर्भाग्य से इस बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने मामले को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने हस्तक्षेप के लिए उपयोग नहीं माना और परिणाम स्वरूप याचिका खारिज कर दी गई। तो ये लेखक थे रंजन राज सिंह। तो फ्रेंड्स, ये था ये अपडेट्स। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।